अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम एंगुलर ही कवर करेंगे और एंगुलर का एक टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है एंगुलर डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, ये मेरा खुद का भी लेक्चर बना हुआ है। इसके साथ हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी खोल लेते हैं एंगुलर की, क्योंकि हमें वहां से भी चीजें देखनी होंगी। तो वहां पर आपको कहाँ मिलेगा ये टॉपिक? आप सिंपल डॉक्स में जा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डायरेक्टिव्स के नाम से टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ से भी आपको ओवरव्यू करवाऊंगा, मैं आपको अपने लेक्चर से भी ओवरव्यू करवाऊंगा, ताकि आप दोनों यूज करना जानो कि यार कहां पर इजी आपका कंटेंट लिखा है, वहां से आप अपनी लर्निंग कर सको। तो चलते स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। एंगुलर में डायरेक्टिव, क्योंकि एंगुलर की बात कर रहे हैं तो इसीलिए वर्ड एंगुलर पे ज्यादा फोकस करेंगे। एंगुलर में डायरेक्टिव्स एक हुक्म यानी इंस्ट्रक्शंस होता है जो एंगुलर को बताता है। एंगुलर को बताता है डायरेक्टिव। कौन बता रहा है? डायरेक्टिव एंगुलर को बताता है या एक इंस्ट्रक्शन देता है कि किसी एचटीएमएल एलिमेंट के साथ क्या करना है। यानी एचटीएमएल एलिमेंट की बात की जा रही है। एचटीएमएल में एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, एक बार फिर बता दूं आपको। अगर आप एचटीएमएल एलिमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपके पास मैं इमेज खोलूं, जरा इसको फोकस करवाऊं आप पे। सही से इमेज खुल जाए ना। ये देखिए, आपका टैग जो होता है एक ओपन टैग से लेकर एक क्लोजिंग टैग तक, उसके बीच में आपके पास जो कंटेंट लिखा है ये पूरा मिलकर एक एलिमेंट बनाता है। जैसे पी का एक टैग है, पी का ओपन टैग भी है, पी का क्लोज टैग भी है, उसके बीच में कंटेंट लिखा है, ये ओपन से लेकर क्लोज तक ये पूरा आपके पास मिलकर एक एलिमेंट बनाता है। एलिमेंट कहते ही उसको है जिसका ओपन और क्लोज मौजूद हो, जिसके बीच में कंटेंट लिखा हो, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। वापस चलते हैं अपने लेक्चर पे। एंगुलर में डायरेक्टिव एक हुक्म, एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एंगुलर को बताते हैं कि किसी एचटीएमएल एलिमेंट के साथ क्या करना है। यानी मैं डायरेक्टिव्स बेसिकली ये बता रहा है एंगुलर को यहां पर कि मुझे आपके इस एचटीएमएल एलिमेंट के साथ करना क्या है। अब करना क्या है से क्या मुराद है? उसका स्टाइल पे काम करना है, यानी इसका डिजाइन बदलना है, इसमें जो लिखा हुआ है उसके स्टाइल पे काम करना है, या उसको हटाना है, या उस पे कोई और काम करना है। ये सारे काम आप कर सकते हो एंगुलर में एक टॉपिक मौजूद डायरेक्टिव्स की मदद से। बात समझ में आई? तो एंगुलर में डायरेक्टिव्स आपके पास वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एंगुलर को बताती हैं कि किस एचटीएमएल एलिमेंट के साथ क्या करना है। क्या करने से मुराद क्या है कि उस पर स्टाइलिंग क्या करनी है, उसको रिमूव करना है, उसको हटाना है। ये इसके अलावा अगर आपने कोई काम करना है वो काम आप कर सकते हो किसकी मदद से? डायरेक्टिव्स की मदद से। समझ में आया डायरेक्टिव क्या होता है? जी फिजर। डायरेक्टिव जो HTML के एलिमेंट को के साथ होता है, करना होता है। एस्टिमेट एडमिशन की क्या करना है? डायरेक्टिव्स आपके पास वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एंगुलर को बताती हैं कि आपके एचटीएमएल एलिमेंट के साथ क्या करना है। अब क्या करने से मुराद क्या है कि उस पर क्या स्टाइलिंग करनी है, उसको हटाना है, लगाना है, रिमूव करना है, या इस पर कोई और फर्दर काम करना है। ये सारे काम आप कर सकते हो किसकी मदद से? डायरेक्टिव्स की मदद से। जी अब्दुल्ला, व्हाट इज डायरेक्टिव? डायरेक्टिव मतलब देखता है कि एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ क्या क्या हम कर सकते हैं, उसका स्टाइल कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे लगा सकते हैं, कैसे हटा सकते सही, गुड। जी समझ में आया क्या होता है डायरेक्टिव्स? एंगुलर को एक इंस्ट्रक्शन देता है एचटीएमएल के एलिमेंट के साथ क्या करना है। शाबाश। करना है। जी गुड, समझ में आ गया डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। अब डायरेक्टिव्स की एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए रियल लाइफ एग्जांपल में। सोचो तुम स्कूल के मॉनिटर हो, तुम क्लास के बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हो। ये इंस्ट्रक्शन देने वाला काम कौन कर रहा है? नहीं, मॉनिटर कर रहा है, लेकिन एंगुलर की जबान में कौन कर रहा है? डायरेक्टिव्स कर रहे हैं जो एंगुलर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। जैसे खड़े हो जाओ तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, बैठ जाओ तो सारे बच्चे बैठ जाते हैं। ये तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत है। तो एंगुलर में डायरेक्टिव भी एक मॉनिटर जैसा होता है जो एचटीएमएल एलिमेंट को बताता है दिखाना है या छुपाना है, स्टाइल लगाना है या हटाना है, डेटा रिपीट करना है या नहीं करना है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन यहां तक किसी का? नहीं। आगे चलते हैं। आपके पास देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स इन एंगुलर।
अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोलो तो यहां पर भी आपको 3 टाइप्स के यहां पर आपको डायरेक्टिव देखते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगुलर डायरेक्टिव्स आर एज फॉलोज। नंबर 1 कंपोनेंट डायरेक्टिव, नंबर 2 एट्रीब्यूट डायरेक्टिव और नंबर 3 स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स। There are 3 types of directives in Angular. Number 1 component directive, number 2 attribute directive and number 3 is structural directive. याद हो गया? समझ में आ गया? कितने टाइप्स के डायरेक्टिव्स होते हैं? 3। कौन कौन से? कंपोनेंट और स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। अब आइए चलते हैं वापस अपने लेक्चर की तरफ। पहले बात करते हैं सर कंपोनेंट डायरेक्टिव क्या होता है। अभी तक आप यहां पर एसआरसी में काम कर रहे थे और आपने एसआरसी में एक चीज देखी थी कि आपके पास जितने भी यहां पर फोल्डर्स हैं वो एज अ कंपोनेंट आपके सामने मौजूद हैं और आपके पास बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट होता है जो कि ऐप के नाम से होता है जिसे आप रूट कंपोनेंट बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये हमने जो बना रखे हैं ये सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे ऐप, यूजर, हेलो वर्ल्ड, नैव बार, ये सारे के सारे क्या है आपके पास? कंपोनेंट्स हैं। तो अभी हम पहला डायरेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं जो होता है कंपोनेंट डायरेक्टिव। अब कंपोनेंट बनता कैसे है आपको सिखाया हुआ है, एक बार फिर से ओवरव्यू करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एनजीजी यानी एनजी मींस एंगुलर, जनरेट करो सी फॉर कंपोनेंट को, उसके बाद कंपोनेंट का नाम मैंने फॉर एग्जांपल इसका नाम रख दिया फुटर ऐप। डन सर। मैंने एक कंपोनेंट बनाने को कहा एंगुलर से, किसके नाम से? फुटर ऐप के नाम से। मैंने एंटर प्रेस किया। आपको पता है जब भी कभी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उसकी 4 फाइल्स बनती हैं। पहली फाइल उसकी टाइप स्क्रिप्ट की होती है जिसमें हम लॉजिक्स लिखते हैं। एक फाइल हमारे पास सीएसएस की होती है जिसमें हम उस कंपोनेंट की सीएसएस लिख रहे होते हैं। एक फाइल हमारे पास एचटीएमएल की होती है जिसमें हम उस कंपोनेंट की एचटीएमएल को लिख रहे होते हैं। और एक फाइल हमारे पास टेस्टिंग की होती है जिसमें अगर हमें कोई टेस्ट करना हो अपनी उस कंपोनेंट का तो हम उसमें टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहां पर भी देखिए वो बता रहा 4 फाइलें बनी हैं और ये कहां बनी है? आपके ऐप रूट कंपोनेंट के अंदर। तो यहां पर देखो आपका फुटर ऐप के नाम से कंपोनेंट आ चुका है। अगर मैं इसको खोलूं तो 4 ही फाइल्स आपकी स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो रही हैं। सीएसएस, एचटीएमएल, spec.ts, ये जो स्पेक वाली फाइल होती है टेस्टिंग की फाइल होती है। एंड देन लास्ट में टीएस यानी जो आपकी लॉजिक वाली फाइल होती है जहां पर आप अपनी टाइप स्क्रिप्ट की लॉजिक लिखते हैं। ये तो हमने कंपोनेंट को बना दिया। अब हम कंपोनेंट की डायरेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है ये एक कस्टम एचटीएमएल टैग बनाता है जो अपना खुद का टेम्पलेट शो करता है। यानी ये कह रहा है कि अगर आप इसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में आओ तो उसकी सिलेक्टर प्रॉपर्टी जो होती है ये अपने खुद का एक कस्टम टैग बना सकती है। यानी अगर मुझे ये फुटर ऐप वाला कंपोनेंट चलाना है तो मुझे इसके लिए सिलेक्टर प्रॉपर्टी को एज अ एचटीएमएल की फाइल में टैग के तौर पर कॉल करना पड़ता है। तो यहां पर मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूं। मेरा रूट कंपोनेंट कौन सा था? ऐप कंपोनेंट। तो ऐप की जो टीएस की एचटीएमएल की फाइल है उधर आ जाता हूं। यहां पर मैं आ गया और अब इस कंपोनेंट को कैसे कॉल करते हैं? सिंपल, आप इसको एज अ टैग में बनाया और टैग में आपने इसको बंद कर दिया। जो टैग ओपन किया वो टैग आपने क्लोज कर दिया। अब ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? कि वो कह रहा है कि आप पहले इस कंपोनेंट को ऐप के अंदर शामिल तो करो। तो वो शामिल करने के लिए आप इसकी टीएस यानी एंगुलर की ऐप की लॉजिक वाली फाइल में जाएंगे और यहां पर आप इंपोर्ट के अंदर इस कंपोनेंट को शामिल कर सकते हैं। अब आसान सा तरीका ये है कि आप माउस पे क्लिक कीजिए, क्विक फिक्स का ऑप्शन आएगा, ये यहां से ऑटोमेटिक आपके पास इंपोर्ट कर देगा। अब मैं आके देखूं तो यहां पर देखिए फुटर ऐप इंपोर्ट हो चुका है और यहां पर भी आपके पास फुटर ऐप डाल दिया गया है। जैसे ही डाला, पेज को आपने रिफ्रेश किया, आपने पेज को रीलोड किया, ये देखिए फुटर ऐप वर्क लिखा हुआ आ गया, यानी आपका फुटर ऐप चल गया। अब इसको पढ़ो तो समझ में आएगा। ये एक कस्टम एचटीएमएल टैग बनाता है जैसे मैंने भी आपको दिखाया सिलेक्टर प्रॉपर्टी के अंदर, जो अपना खुद का टेम्पलेट एचटीएमएल शो कराता है। अगर यहां पर देखिए और से तो यहां पर मैंने इसका फुटर ऐप का जो टैग था वो यहां पर कॉपी किया और इसको मैंने एचटीएमएल के अंदर आके एज अ टैग पेस्ट कर दिया। तो ये अपना खुद का कस्टम टैग बना रहा है, हर कंपोनेंट अपना टैग बना रहा है। मैंने पेस्ट किया। अब वो ये कह रहा है हर कंपोनेंट की अपनी एक एचटीएमएल फाइल भी होती है, तो बिल्कुल होती है। अगर इसकी एचटीएमएल फाइल की बात करें तो देखिए यहां पर ये है। और अगर मैं यहां पर कुछ और लिख के दिखाऊं जैसे फॉर एग्जांपल हाय माय नेम इज असद, तो यहां पर देखिए कुछ चेंजेस होती हुई आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगी। तो यानी जहां पर मैं कंपोनेंट में काम कर रहा हूं वो यहां पर वर्क कर रही है। तो लेक्चर क्या कह रहा है
कि जैसे सिंपली यहां पर आप किसी भी कंपोनेंट को बनाते हो और बनाने के बाद आप सिलेक्टर प्रॉपर्टी में जो नाम लिखा होता है उसको आप किसी भी एचटीएमएल फाइल में एज अ टैग यूज करते हो और अपने पास इसको एज अ कंपोनेंट वर्क करवाते हो, तो आपके पास सेम यही काम को जो आप कर रहे हो इसको कंपोनेंट डायरेक्टिव बोलते हैं। यानी आप मल्टीपल कंपोनेंट्स बना रहे हो और आप उनको एचटीएमएल टैग की मदद से कहीं भी यूज कर पा रहे हो, ये आपके पास कंपोनेंट डायरेक्टिव्स कहलाते हैं। अगर एक एग्जांपल की बात की, जैसे हर बच्चे का अपना आईडी कार्ड होता है, हर कंपोनेंट अपना एक टेम्पलेट होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर गौर से देखिए, फुटर ऐप की अपनी एचटीएमएल की फाइल है, ऐप यूजर की अपनी एचटीएमएल की फाइल है, हेलो वर्ल्ड की अपनी एचटीएमएल की फाइल है, नैव बार की अपनी एक एचटीएमएल की फाइल है। जैसे हर बच्चा का अपना आईडी कार्ड होता है, हर कंपोनेंट अपना एक टेम्पलेट होता है जिसको एंगुलर उसके सिलेक्टर से पहचानता है, इसी को आपके पास कंपोनेंट डायरेक्टिव्स कहते हैं। यानी कंपोनेंट डायरेक्टिव तो आप पहली क्लास में ही पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन के बाद, ये तो आप जस्ट ओवरव्यू ले रहे हो। जैसे ही आप किसी कंपोनेंट को बनाते हो और बनाने के बाद आप उसको एज अ टैग बनाकर किसी भी एचटीएमएल फाइल में इस्तेमाल करते हो, वो आपके पास कंपोनेंट डायरेक्टिव्स कहलाता है। बात समझ में आई? तो कंपोनेंट डायरेक्टिव्स क्या है? एक कस्टम एचटीएमएल टैग बनाता है जो अपने खुद का टेम्पलेट शो करता है। जैसे आपने कोई भी यहां पर कंपोनेंट बनाया तो उसका अपना लाजमी है कि खुद का एचटीएमएल कंपोनेंट, सॉरी एचटीएमएल जो है वो प्रोफाइल होगी। अच्छा, अगर तुम चाहते हो एग्जांपल, अगर तुम चाहते हो कि नहीं यार सर मेरी इसकी एचटीएमएल की फाइल ना हो, एचटीएमएल की फाइल ना हो, मैं डायरेक्टली इसमें काम कर सकूं, तो ये तरीका भी मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं। देखिए, अगर आपने किसी एचटीएमएल फाइल को लिंक करना है तो आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेम्पलेट यूआरएल की। लेकिन अगर आपको इसी में पूरी एचटीएमएल को लिखना है तो आप सिर्फ टेम्पलेट लिख सकते हैं और यहां पर अपनी एचटीएमएल लिख सकते हैं। मैं लिख के दिखाऊं, H1 का टैग लिखा और मैंने यहां लिख दिया फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो यहां पर यही कह रहा है कि आपसे एक कस्टम एचटीएमएल टैग बनाता है जो अपना खुद का टेम्पलेट एचटीएमएल शो करता है। अब अगर मैं इसको चला दूं तो यहां पर देखिए हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। डन हो गया? समझ में आ गया? आई होप इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो दिस इज कंपोनेंट डायरेक्टिव। जी, कोई सवाल यहां पर किसी का? व्हाट इज कंपोनेंट डायरेक्टिव? कंपोनेंट डायरेक्टिव क्या होता है? क्या होता है कंपोनेंट डायरेक्टिव? क्या बोलो, बताओ, बोलो। शाबाश। एक कस्टम एचटीएमएल टैग बनाता है जो अपना खुद का एचटीएमएल टेम्पलेट शो करता है। हर कंपोनेंट का आपके पास लाजमी है कि एचटीएमएल टेम्पलेट होगा ही होगा, ठीक है? वो अपना खुद का इंटरफेस खुद से रखेगा, ठीक है? और आप इस एचटीएमएल को, हर कंपोनेंट के एचटीएमएल को आप एज अ टैग किसी और कंपोनेंट में यूटिलाइज कर सकते हो, इसी को कंपोनेंट डायरेक्टिव कहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा ये क्या लिखा हुआ, ये क्या है मेरे पास? जी आयशा, ये क्या है? डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या होता है? जो क्लास एक्स्ट्रा शाबाश। जो क्लास को ये बताता है कि आप, क्लास को क्या बताता है कि एक्स्ट्रा बिहेवियर और फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है। अब ये कंपोनेंट किसको प्रोवाइड कर रहा है? ये ऐप क्लास को बता रहा है कि तुम एक कंपोनेंट हो और यहां पर एक्स्ट्रा बिहेवियर और फंक्शनलिटीज दे रहा है। एचटीएमएल की फाइल को लिंक करवा रहा है, सीएसएस की फाइल को लिंक करवा रहा है, ये प्रॉपर्टी दे रहा है ताकि हम इसको, इस कंपोनेंट को किसी और जगह पर इस्तेमाल कर सकें, और तमाम कंपोनेंट्स को भी इंपोर्ट या और कोई मॉड्यूल्स को भी अपने पास इंपोर्ट करने की एबिलिटी रखता है। डन। तो आपके पास डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? डायरेक्टिव आपके पास एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती है जो एंगुलर को बताती है कि किसी एचटीएमएल एलिमेंट के साथ क्या करना है, जैसे क्या स्टाइल करना है, क्या काम करना है, किसी को हटाना है, किसी को रिमूव करना है, ये तमाम काम आप कर सकते हो डायरेक्टिव्स की मदद से। डायरेक्टिव आपके पास 3 किस्म के होते हैं, आपके यहां पर डॉक्यूमेंटेशन में भी मौजूद है। नंबर 1 कंपोनेंट डायरेक्टिव, नंबर 2 एट्रीब्यूट डायरेक्टिव और स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। यहां पर भी लिखा हुआ है यूज विद अ टेम्पलेट, आप इसको एचटीएमएल टेम्पलेट के साथ यूज कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ डायरेक्टिव इज द मोस्ट कॉमन डायरेक्टिव टाइप। ये इतनी कॉमन है कि आप हर बार जब एक कंपोनेंट बनाते हैं तो आप ऑलरेडी कंपोनेंट डायरेक्टिव को ही इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक हो गया? उसके बाद आती है सर आपके पास एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स। कौन से डायरेक्टिव आते हैं सर आपके पास? एट्रीब्यूट्स डायरेक्टिव। कौन से डायरेक्टिव? एट्रीब्यूट्स। ये थोड़े मजेदार हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? ये एग्जिस्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट के, मेरी बात सुनिएगा, जो आपके पास मौजूदा एचटीएमएल के एलिमेंट्स है ना, नहीं समझे, ये एचटीएमएल की फाइल है इसकी। अभी इसमें एलिमेंट कौन सा लिखा हुआ है? पी। मौजूदा एचटीएमएल एलिमेंट के स्टाइल,
क्लास या बिहेवियर को चेंज करता है। यानी मैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव की मदद से मैं क्या कर सकता हूं, इस एलिमेंट के साथ इस पे स्टाइलिंग कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं, इसमें क्लास ऐड कर सकता हूं, या फिर इसके बिहेवियर पे काम कर सकता हूं। यानी अगर आप चाहते हो कि आपके HTML एलिमेंट पे मैं कोई स्टाइल, क्लास या बिहेवियर को चेंज करूं, तो उसके लिए हम जिस डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं उसे एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो पहला एट्रीब्यूट डायरेक्टिव होता है क्लास या स्टाइल कह लो। अब यहां पर 3 लिखे हुए हैं, स्टाइल, क्लास और बिहेवियर की बात की जा रही है, वो बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं स्टाइल की। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे स्टाइलिंग करना चाह रहा हूं, कुछ डिजाइनिंग करना चाह रहा हूं, कोई बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूं अपने इस टेक्स्ट के ऊपर, लेकिन लॉजिक के साथ, आई रिपीट माई वर्ड्स, लॉजिक के साथ। जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने स्टाइलिंग करनी है, बड़ा आसान है सर, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, ये सिंपल, अभी सिंपल स्टाइलिंग कर रहे हैं, इसमें कोई एट्रीब्यूट डायरेक्टिव इस्तेमाल नहीं कर रहे, अभी हम कोई लॉजिक नहीं लगा, अभी सिंपल हमने सिर्फ क्या करना है, डिजाइनिंग करना है। कलर कर दो ग्रीन, सेव किया सर, रिफ्रेश किया, ग्रीन हो गया। देखो जूम कर देता हूं, ये देखो भाई, ग्रीन हो गया। अच्छा, बैकग्राउंड कलर कर दो, सिर्फ अभी सिंपल CSS लगा रहे हैं, रेड, और टेक्स्ट का कलर कर दो व्हाइट। देख रहे हैं आप, हो गया। अब इमेजिन करो, यहां पर थोड़ा सा इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस कंपोनेंट की टाइप स्क्रिप्ट की फाइल ये रही। अब मैं यहां पर एक बच्चे के मार्क्स ले रहा हूं, स्टूडेंट मार्क्स, मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट मार्क्स के नाम से, जो कि नंबर टाइप का है, बना दिया, जिसमें बाय डिफॉल्ट 40 पड़ा हुआ है या 50 पड़ा हुआ। अब यहां पर मेरे पास ये इसकी HTML की फाइल है, ये इसकी टाइप स्क्रिप्ट जहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, और इस मार्क्स को मैं यहां दिखाना चाहता हूं। तो बड़ा आसान है सर, सिंपल, किसी भी वेरिएबल को दिखाने के लिए हम कौन सा तरीका यूज करते हैं, इंटरपोलेशन। याद आ रहा है? डबल कर्ली ब्रेसेस ऑन की, डबल कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिए। वेरिएबल का नाम क्या रखा था हमने यहां पर, स्टूडेंट मार्क्स, कॉपी किया, यहां पर पेस्ट कर दिया, स्टूडेंट के मार्क्स उठकर आ जाएंगे, अभी आप देखिएगा, आ गए, ये देखिए 50 आ गए सर, आ गए ना। अब यहां पर हमने बहुत बेसिक सी CSS लगाई हुई है, स्टाइलिंग की हुई है, हमने इनलाइन स्टाइलिंग की हुई है, लेकिन बहुत बेसिक सी है। अब मैं लॉजिक बेस्ड स्टाइलिंग करना चाहता हूं। लॉजिक बेस्ड क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं इसकी CSS की फाइल में आया, ये इसकी CSS, मैंने क्या बोला, मेरा था P का टैग, ठीक है, या मैं 2 क्लासेस बना रहा हूं, एक बना रहा हूं पास के नाम से, नहीं, मैं आसान करता हूं, थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल हो गया, आसान करते हैं इसको। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं लॉजिक बेस्ड हो। क्या लॉजिक हो, स्टाइलिंग क्या हो, लॉजिक बेस्ड हो। मैं चाहता हूं अगर उसके मार्क्स 50 से ज्यादा हैं तो उसकी टेक्स्ट का कलर ग्रीन दिखे, अगर उसके मार्क्स 50 से कम है तो टेक्स्ट का कलर रेड दिखे। यहां पर लॉजिक ऐड हो गई। अगर सिंपल CSS लगा रहे थे तब आपको एट्रीब्यूट डायरेक्टिव की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लॉजिक बेस्ड चाहते हैं कि यार स्टाइलिंग हो, तो वहां पर आप एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसमें डायरेक्टिव तो इस्तेमाल, लेकिन लॉजिक के साथ। अब लॉजिक कैसे लगाऊंगा, जब आपको एट्रीब्यूट यूज करना है, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, तो आप स्टाइल को सिंपल स्टाइल नहीं लिखेंगे, तब आप लिखेंगे NG स्टाइल। लिख दिया आपने NG स्टाइल कुछ इस तरीके से। याद रखिएगा ये जो आप NG स्टाइल लिख रहे हैं या कुछ भी, तो आप उसको हमेशा एट्रीब्यूट को स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। लिख दिया आपने, तो सर अगर आपने सही लिखा तो ये एरर क्यों दे रहा है, सॉरी यहां पर टैग शायद बंद नहीं हो रहा, ये देखिए अभी भी स्टिल एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इसको यूज करने से पहले आपको इसका मॉड्यूल डालना जरूरी है। अगर आप एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसकी TS फाइल के अंदर यहां पर एक मॉड्यूल डालना पड़ेगा, जिसका नाम है कॉमन मॉड्यूल। कॉमन मॉड्यूल आप लिखेंगे, इंटर मारेंगे, देखिए ऊपर पाथ भी इसका ऐड हो जाएगा। यहां पर ये देखिए कॉमन मॉड्यूल ऐड हो गया, ऐड हो गया सर। एरर दे रहा है ये, एक मिनट चेक करते हैं। सॉरी यहां पर गलती हो गई थी, कॉमन मॉड्यूल डाल देते हैं, कॉमन मॉड्यूल, कॉमन कॉमन कॉमन, ये रहा, ऐड हो गया सर, कॉमन मॉड्यूल ऐड हो गया। जब आप याद रखिएगा, जब भी आप एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में NG स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले आप उसको कॉमन मॉड्यूल को यहां पर इंपोर्ट करेंगे।
अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस डायरेक्टिव को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप इसमें लॉजिक लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। आपके पास जो मार्क्स है वो किस वेरिएबल में आ रहे थे? स्टूडेंट मार्क्स। आपने क्या बोला? अगर स्टूडेंट मार्क्स ज्यादा है 50 से। अब याद है मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर सिखाया था कंडीशन, छोटी सी कंडीशन को बनाने के लिए। अगर यहां ट्रू आ रहा है तो कॉलन क्या कर देना, क्या कर देना, यहां पर कलर क्या कर देना, क्या कर दे सर? अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और है। यहां पर हमने क्या, कलर की प्रॉपर्टी हमने खोली, कलर। अगर कलर में क्या हो, स्टूडेंट मार्क्स 50 से ज्यादा हो, तो यहां पर क्या कर देना, कलर ग्रीन कर देना। कॉलन यानी फॉल्स वाली वैल्यू यहां पर क्या कर देना, वरना रेड कर देना। सेव किया, स्टिल एरर आ रहा है। क्या कह रहा है? मैंने कोई शायद लिखने में गलती की है। क्या किया है? यहां पर टर्मिनेटर आता है, नहीं आता है? सॉरी, वो ये कह रहा है कि अगर आपने कंडीशन को बनाना है तो आप ऐसे नहीं लिखो, आप उसे करली ब्रेसेस के अंदर लिखो कुछ इस तरीके से। दोबारा देखिए मैंने क्या बोला। सबसे पहले अपनी कलर की प्रॉपर्टी का नाम लिखा। अब यहां से लॉजिक चल रही है, ये लॉजिक है बेसिकली। अगर स्टूडेंट मार्क्स में आए हुए मार्क्स 50 से ज्यादा हैं, अभी 50 से ज्यादा है नहीं, एग्जैक्ट 50 ही है, तो अभी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 के बराबर या 50 से ज्यादा है, जब ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या कर देना, ग्रीन, नहीं तो क्या कर देना, रेड। अब फॉर एग्जाम्पल होगा क्या, तुम परेशान नहीं होगा क्या? देखो, होगा ये कि जैसे ही ग्रीन होगा ये सारी चीजें हटेंगी, यहां पर कुछ ऐसे आ जाएगा, ऑटोमेटिक कलर ग्रीन चल जाएगा। अगर वो फॉल्स हो तो वहां पर क्या आ जाएगा, रेड। तो अभी आंसर क्या आएगा, ग्रीन में। आओ देखिए ऐसा हो रहा है, 50 आ रहा है। अब यहां पर आके अगर मैं कर दूं 40, तो क्या आंसर आना चाहिए, रेड में। ये देखिए आंसर आ रहा है 40। ये देखिए, ये जरा दिख नहीं रहा आपको शायद, ये छुप रहा है, दिख रहा है आप, ये 40। मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूं थोड़ा। अच्छा, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका थोड़ा सा, सीएसएस में आते हैं, या यहीं से भी कर सकते हैं। यहां से करके देखिए, यहां से कैसे होगा बताओ। मुझे एक और कंडीशन बनानी है। अगर स्टूडेंट मार्क्स 50 से ज्यादा है तो आप फॉन्ट साइज भी बढ़ा दो, नहीं तो नॉर्मल रखो। क्या करें? ये तो एक सिंपल स्टाइलिंग हो गई। मल्टीपल लॉजिक्स लगानी है, कैसे लगाऊं? नहीं, मल्टीपल लॉजिक्स लगानी है एनजी स्टाइल के अंदर, कैसे लगाऊं? ये तो एक लॉजिक लगाई है, क्या करूं बताओ, क्या करना चाहिए? कॉमा लगा दें, ठीक है। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट खोल दिया, फिर अब या लिखूं फॉन्ट साइज, क्या करूं? सेम ये कंडीशन लिख दूं, कॉपी पेस्ट। अगर 50 से ज्यादा हो तो 50 100 पिक्सल कर देना, नहीं तो 50 कर देना। अब ये तो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? ये कह रहा सिंटेक्स में गलती। क्या सिंटेक्स में गलती कर रहा हूं बताओ? या इसको कॉमा देना चाहिए था यहां पर, ऐसे करके, नहीं तब भी नहीं चल रहा। अब क्या करें, कॉमा देना चाहिए था, नहीं अब चल गया। चेक करें, 40 आ रहा है, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी नहीं चल रही। फॉन्ट साइज सही लिखा है मैंने, फॉन्ट साइज ऐसे ही होता है। हाँ, सीएसएस में फॉन्ट साइज ऐसे ही लिखते हैं। सॉरी, ये होती है, ये प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज, ये वाली होती है। फॉन्ट साइज कहां गया, ये रहा। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्या गलती कर रहा हूं, कहां गलती आ रही है? एरर्स अकर इन द टेम्पलेट ऑफ कंपोनेंट फुटर ऐप। कह रहा आपके लिखने में कहीं गलती हो रही है। तो क्या इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे कर दें, इसको इन्वर्टेड कॉमास में कोड कर दें? अच्छा, चेक करें चल रही है, नहीं चल रही, चल रही है, बिल्कुल चल रही है सर। वो असल में हाइफन का इशू आ रहा था। ये देखिए सर, हाइफन लगा हुआ था ना बीच में, ये देखिए ना और से, तो वो दो अलग अलग बातें समझ रहा था, तो कंफ्यूज कर रहा था इसको। तो इसीलिए मैंने इसको यहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कोड करी, ताकि उसको एक पता चले पूरी एक वैल्यू है। दोबारा देखिएगा, सबसे पहले आप एनजी स्टाइल का आपने एट्रीब्यूट यूज किया। इस एट्रीब्यूट को जी बैकटिक नहीं कर लो, बैकटिक, कोई मसला नहीं, ये लो, ठीक है। अगर मैं मार्क्स 50 से ज्यादा, अभी 40 है, अगर मैं कितने कर दूं, 60 कर दूं, 69 कर दूं, तो क्या होगा? ये देखो, फॉन्ट साइज 100 पिक्सल और कलर ग्रीन। समझ में आया? अभी हुआ कैसे, दोबारा देखते हैं।
सबसे पहले अगर आपने स्टाइल डायरेक्टिव को यूज करना है तो आप उसके लिए कॉमन मॉड्यूल को पहले इंबेड करेंगे। कर लिया आपने। उसके बाद यहां पर मैंने एक अदद वेरिएबल बना दिया स्टूडेंट मार्क्स के नाम से, जिसमें बाय डिफॉल्ट मैंने वैल्यू डाल। अब मैं यहां पर आया, यहां पर उसको तरीके से एक लाइन में कर दूं ताकि तो समझ में आ जाए। काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने अलग अलग किया था। खैर, ये देखिए, समझते हैं इसको। मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो आप सिंपल अगर स्टाइलिंग लगा रहे हो तो आपको एट्रीब्यूट डायरेक्टिव की इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप लॉजिक बेस्ड स्टाइलिंग लगा रहे हो तो वहां पर आप एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहां पर क्या बोला, स्टाइलिंग एनजी स्टाइल लगाया, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा एंड दैट्स इट। सिंपल यहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगा के खाली मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा से मैंने बंद कर दिया। सिंपल ये इतना काम किया था मैं। अब मुझे लगानी थी मल्टीपल लॉजिक्स या लॉजिक लगानी थी, या मुझे ऐसा, याद रखिएगा जब आपको उसमें कोई काम करना हो तो आप उसको ऑब्जेक्ट बनाकर करेंगे। और ऑब्जेक्ट किसमें पास होता है, करली ब्रेसेस के अंदर पास होता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे पास करते हैं, ऐसे, जबकि एरे हम इस तरीके से बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो हम ऑब्जेक्ट बनाकर चीजें पास करते हैं इसके अंदर। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल यहां पर ऑब्जेक्ट ओपन किया, उसमें मैंने क्या लिखा, कलर की प्रॉपर्टी को सिंपल लगाया। मैंने क्या बोला, कलर कॉलन। अब उसके बाद मैंने यहां पर लॉजिक लगाई, अगर स्टूडेंट मार्क्स 50 से ज्यादा है या 50 के बराबर है तो ट्रू होने पे ग्रीन दिखा देना, नहीं तो क्या दिखा देना। ये तो एक प्रॉपर्टी हमारी बन गई। अब मुझे ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू दूसरे सेपरेट करने के हम क्या यूज करते हैं, कॉमा। तो मैंने कॉमा लगाया, देखो ना, और से ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा तुम्हें, ये देखो, यहां देखो, ये तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा। ये ब्रैकेट खुला, ये इसकी प्रॉपर्टी की, ये उसकी वैल्यू, ये इसकी की, ये इसकी वैल्यू, यहां पर ऑब्जेक्ट बंद हो गया। समझ में आया सर। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, फॉन्ट साइज में आके प्रॉपर्टी डाली। यहां पर क्या, अगर स्टूडेंट मार्क्स क्या हो, 50 से ज्यादा या बराबर हो तो 100 पिक्सल कर देना, नहीं तो 50 पिक्सल कर देना, और यहां पर सिंपल मार्क्स शो करवा देना। अब मुझे बैकग्राउंड कलर भी एडिट करना है। अगर 50 से ज्यादा हो तो लाइट ग्रीन कलर से दिखाए, और अगर 50 से कम हो तो पिंक कलर से दिखाए। तो क्या करूं, फिर लॉजिक लगाऊं, कंट्रोल सी कॉमा कंट्रोल वी, क्या लिखूं, बैकग्राउंड, क्या नाम होता है बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड कलर। कर लिया। अब सेम यही लॉजिक लिखी, कलर क्या करना है आपने इसका, राइट। लाइट ग्रीन, और वरना पिंक। चेक करें सर क्या आ रहा है, डन है सर। और अगर मैं यहां पर आके मार्क्स चेंज कर दूं, मैं कर दूं 40 या 49 के करीब, या जो भी आप कह रहे हो 50 के करीब, तो देखिए तो अभी भी सही आ रहा है। 50 नहीं 49 करने पड़ेंगे हमें फेल करने के लिए। सेव किया, ये देखिए डन हो गया। तो यानी इसका मतलब ये है कि जब भी आपने अगर कोई लॉजिक बेस्ड स्टाइलिंग करनी है तो आपको उसके लिए कौन सा डायरेक्टिव यूज करना है, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। और उस एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में भी आपने कौन सा जो है वो डायरेक्टिव यूज करना है, एनजी स्टाइल का। एनजी स्टाइल को यूज करने से पहले आपने कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, कॉमन मॉड्यूल का। वो कहां पर इंपोर्ट होता है, उस मॉड्यूल की टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में, सॉरी उस कंपोनेंट की टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में। डन हो गया, समझ में आ गया एनजी स्टाइल कैसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट नेक्स्ट इसके जो है वो डायरेक्टिव की, जिसका नाम है एनजी क्लास। क्या नाम है, अच्छा इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ लो यहां से एनजी स्टाइल की। एनजी स्टाइल एंगुलर का डायरेक्टिव है जो एचटीएमएल एलिमेंट को डायनेमिकली इनलाइन सीएसएस स्टाइल अप्लाई करने के लिए यूज होता है। अगर आप डायनेमिकली यानी लॉजिक बेस्ड, कि यार ऐसा ना हो तो ऐसा कर दो, तो अगर आप वो लॉजिक बेस्ड अगर आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एनजी स्टाइल का डायरेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं कि यार मैं दो क्लासेस हैं मेरे पास और वो लॉजिक पे काम करें, अच्छा कैसे काम करें मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर एक वेरिएबल है इज टॉपर करके, इज टॉपर, और यहां पर मैं पास करूंगा इसके अंदर बुलियन वैल्यू, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं बुलियन, और मैंने पास कर दिया फॉल्स। मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर आया और यहां पर मुझे क्या करना है, एक H2 का हेडिंग ले ली और इसमें मुझे जो है वो लिखाना है आई एम टॉपर। सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। यहां पर देखिए आई एम टॉपर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। अब मेरे पास यहां पर एग्जाम्पल इमेजिन कर लो, दो क्लासेस हैं। क्लासेस तो पता है ना क्या होती हैं सर, सीएसएस में आया दो क्लासेस, एक मैंने बना दी टॉपर के नाम से, जिसमें मैंने क्या बोला बैकग्राउंड कलर कर देना गोल्डन, गोल्ड कर देना, पैडिंग डाल देना थोड़ी सी, अच्छा ये कुछ भी आप सीएसएस लिख रहे हैं 20 पिक्सल की, और बॉर्डर दे देना थोड़े से 1px सॉलिड करके,
गोल्डन रॉड में, और उसके बाद टेक्स्ट कलर कर देना वाइट। बहुत सिंपल सा काम कर रहा हूं। ऐसे ही एक मैंने बना ली फेल की, और फेल में भी सारी मैंने यही CSS कॉपी पेस्ट कर दी। बस फर्क सिर्फ इतना था, यहां पर गोल्ड की जगह मैंने कर दिया रेड, और यहां पर कर दिया रेड की जगह, और कोई रेड है हमारे पास कलर में? और कोई होता है रेड टाइप का? रेड, रेडिश। इसको हल्का कर लेते हैं, ये लीजिए। डन हो गया सर। ये मैंने सिंपल यहां पर पास और फेल की 2 क्लासेस बना ली। अब मैं लॉजिक बेस्ड काम करना चाह रहा हूं, क्या कि अगर अगर यहां पर फॉल्स है इस टॉपर में, तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्लास किसकी आ जाए? फेल की आ जाए। अगर ट्रू है तो क्या आ जाए? टॉप मतलब पास पास वाली टॉपर वाली क्लास आ जाए। यानी अब हम डायनेमिकली क्लास को ऐड करने की बात कर रहे हैं। ये खुद ब खुद ट्रू या फॉल्स के बिहाफ पे आपकी क्लास हट रही होगी या आ रही होगी। डन। तो अब आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए कौन सा डायरेक्टिव यूज करना पड़ेगा? एनजी क्लास। तो अब सिंपल अगर क्लास लगा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ऐसे आप लिख सकते हो। सिंपल अगर आपने लगाया टॉपर लिखा तो टॉपर आ गई, ये देखो टॉपर की आ गई सर। लेकिन अभी हमें डायनेमिकली काम करना है, हमें इस वेरिएबल को चेक करते हुए इसके क्लास को सेट करवाना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? एनजी क्लास। कैसे लिखेंगे? एनजी क्लास। ये सिंपल हमने लिखा, बन गया। अब ऐसा क्या पास करना है हमने? इसमें ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट पास कर सकते हैं सर। अगर मल्टीपल क्लासेस हैं तो ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करेंगे, अगर सिंगल क्लास है तो हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं, या तो आप ऑब्जेक्ट के साथ भी पास कर सकते हैं। कैसे करूंगा देखो, आसान है। आपकी वेरिएबल का नाम क्या था सर? इज टॉपर। अगर इज टॉपर ट्रू है या फॉल्स, जो भी इसके अंदर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, ट्रू पे क्या चलता है? क्या कर देना? कौन सी क्लास ऐड कर देना? टॉपर वाली। और फॉल्स पे कौन सी ऐड कर देना? फेल वाली। डन। अगर इस टॉपर में भी क्या आ रहा है वहां से? फॉल्स। फॉल्स पे क्या चलेगा? फेल। तो फेल की क्लास में क्या CSS लिखी हुई है? ये वाली। और अगर यहां पर ट्रू हो तो कौन सी क्लास चलेगी? टॉपर वाली। अभी देखते हैं कौन सी चल रही है। फेल वाली चल रही है, आ रही है फेल वाली रेड कलर से। अब अगर मैं यहां पर आके ट्रू कर दूं, फॉल्स की जगह ट्रू कर दूं, सेव किया, देखा आपने कितना इजी है। यानी अगर आप डायनेमिकली कोई क्लास ऐड करना चाहते हो या उसको रिमूव करना चाहते हो, तो आप उसके लिए एक डायरेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है एनजी क्लास। अच्छा, इस दिस इज आल्सो यूज फॉर कॉमन मॉड्यूल। अगर मैं कॉमन मॉड्यूल ऐसे हटा दूं, हटा के देखूं, ये देखिए एनजी क्लास भी काम नहीं करेगी। यानी एनजी क्लास भी किस मॉड्यूल का पार्ट है? कॉमन मॉड्यूल का ही पार्ट है। यानी अगर आपने एनजी स्टाइल यूज करना हो या आपने एनजी क्लास यूज करना हो, दोनों के लिए ही आपको कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी टाइप स्क्रिप्ट यानी लॉजिक वाली फाइल के अंदर। डन। तो मेरी डेफिनेशन क्लियर होती जा रही है दोस्तों। वो कौन सी क्लियर है दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, मेरी डेफिनेशन के मुताबिक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स वो होते हैं जो एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट के स्टाइल या क्लास के ऊपर चेंज करते हो। देखिए, स्टाइल चेंज करके दिखाया, क्लास से चेंज करके दिखाया। अब बिहेवियर की बात कर लेते हैं। एक और आपके पास इसका एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है एनजी मॉडल। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आपको याद हो रहा होगा। या टॉपिक याद करो, बाइंडिंग्स का। दो तरफा बाइंडिंग्स यानी 2 वे बाइंडिंग्स की बात कर रहा हूं। मतलब मैं चाहता हूं कि यार ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, मैं दिखाता हूं अभी आपको। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स। डन है। अब मैं क्या चाहता हूं? मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, मैं चाह रहा हूं जो भी यहां लिख रहा हूं ना, वो मेरे साथ साथ जैसे लिख रहा हूं नीचे लिखा हुआ है। यहां पर H1 की हेडिंग डली हुई, इसके नीचे बिल्कुल यहां पर जो भी इसमें टाइप कर रहा हूं वो यहां पर टाइप होता हुआ मुझे डिस्प्ले। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर एक अदद वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल इस यूजर डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना दिया और बाय डिफॉल्ट इसको खाली छोड़ दिया। इसमें अभी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। डन सर। मैंने क्या किया, इस यूजर डेटा का वेरिएबल बनाया जो कि एम्प्टी है। मैं क्या चाहता हूं, जो भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहा हूं वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाए। ऐसे ही। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स को इस वेरिएबल के साथ बाइंड करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो यहां पर इस H1 के अंदर प्रिंट होता जाए। यानी अगर मैं यहां से कुछ लिखूं तो यहां शो हो जाए, और अगर मैं यहां पर कुछ टाइप कर रहा हूं तो वो इस वेरिएबल में आके सेट हो जाए और यहां पर नीचे उसके प्रिंट होता जाए। तो मैं दोनों HTML फाइल को भी और टाइप स्क्रिप्ट फाइल को भी एक दूसरे के साथ बाइंड करना चाहता हूं। तो हम 2 वे बाइंडिंग की बात कर रहे हैं।
यानी मेरा टेक्स्ट बॉक्स जुड़ा हुआ है लॉजिक की फाइल से, और लॉजिक में अगर मैं चेंजेस करता हूं तो मेरे टाइप स्क्रिप्ट में एचटीएमएल में चेंजेस आती हैं, और अगर मैं एचटीएमएल में कोई चेंज कर रहा हूं तो मेरे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में चेंजेस आती हैं। तो हमारे पास एक ऐसा डायरेक्टिव है जो कि दोनों तरफा बाइंड कर सकता है, जिसका नाम है एनजी मॉडल। जैसे एनजी क्लास है, एनजी स्टाइल है, ऐसे एनजी मॉडल टू वे बाइंडिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। टू वे बाइंडिंग से मतलब क्या होता है, दो तरफा बाइंडिंग, दो तरफ से आपस में जोड़ दिया जाए। तो अब यहां पर इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक मॉड्यूल दूसरा यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम है फॉर्म्स मॉड्यूल। क्या नाम है? फॉर्म्स मॉड्यूल। अगर आप फॉर्म्स मॉड्यूल नहीं इंपोर्ट करोगे तो आप एनजी मॉडल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिख लिया आपने? अब यहां पर आके सिंपल एनजी मॉडल को कैसे लिखते हैं देखिए। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करता है वन वे बाइंडिंग को। उसके बाद आपने एक और ब्रैकेट, ये दो तरफा बाइंडिंग की बात की जा रही है, टू वे बाइंडिंग। उसके बाद क्या नाम था, एनजी मॉडल आपने लिख दिया। बिल्कुल एट्रीब्यूट की तरह, जैसे आप एट्रीब्यूट डायरेक्टिव पढ़ रहे हैं ना सर, तो एट्रीब्यूट की तरह लिखेंगे। सही, जैसे एट्रीब्यूट बनाते हैं एचटीएमएल के हम। तो मैंने यहां पर एनजी मॉडल पास कर दिया। अब हमने यहां पर नाम क्या लिखा था इसका, इज यूजर डेटा। अब यहां पर होगा क्या, सुनिएगा। जो भी मैं टाइप करूंगा वो बाइंड हो चुका है आपके इस वेरिएबल के साथ। यानी जो भी मैं लिखूंगा वो कहां आ जाएगा, इस वेरिएबल में। और यहां पर इस यूजर डेटा में जो भी लिखा होगा वो यहां प्रिंट होता जाएगा। देखो कैसे, ये देखो, लिखूं, देखो मिटा रहा हूं, मिटेगा, ये देखो। देखो दोनों तरफा बाइंडिंग हुई भी है, इसको बोलते हैं टू वे बाइंडिंग। बात समझ में आ रही है? तो टू वे बाइंडिंग कैसे होती है, किस डायरेक्टिव के थ्रू, एनजी मॉडल। एनजी मॉडल को यूज करने के लिए कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, फॉर्म्स मॉड्यूल। बाकी एनजी क्लास और एनजी स्टाइल को यूज करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करना पड़ता है, कॉमन मॉड्यूल। समझ में आया सर आपको? इसी के साथ आपके एट्रीब्यूट डायरेक्टिव भी खत्म होते हैं। तीन किस्म के डायरेक्टिव होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, एनजी क्लास, एनजी स्टाइल और एनजी मॉडल। आप यहां पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ना चाहें तो कहां से पढ़ सकते हैं, ये देखिए एट्रीब्यूट डायरेक्टिव की हेडिंग डली हुई है, यहां पर आके आप पढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल में यहां पर बात लिखी हुई है। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव हमने पढ़ लिया, कंपोनेंट डायरेक्टिव हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास जो आखिरी डायरेक्टिव है वो है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स। अब नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चर पे काम करने की बात की जा रही होगी। तो एचटीएमएल हमारी वेबसाइट में क्या बनाती है, स्ट्रक्चर ही तो बनाती है। तो उस स्ट्रक्चर पे अगर हमने कोई काम करना है लॉजिक बेस्ड, तो हम उसके लिए जो डायरेक्टिव यूज करते हैं उसको स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स कहते हैं। आइए कैसे यूज करते हैं इसको समझते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर पे। ये रहा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स। ये डायरेक्टिव एचटीएमएल एलिमेंट को, एचटीएमएल एलिमेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, अब पूरे एलिमेंट की बात कर रहा हूं। जबकि एट्रीब्यूट डायरेक्टिव पे ये एग्जिस्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स पे स्टाइलिंग, क्लासेस या बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। जबकि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स क्या करते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव करते हैं डॉम से। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से। ये जो आपके पास जब आप एक एचटीएमएल की फाइल को रन करते हो और ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें से आप अगर कोई एलिमेंट निकालना चाह रहे हो या एक नया डालना चाह रहे हो तो वो काम आप कर सकते हो बाय यूजिंग विच डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव आपके पास कई किस्म के होते हैं। उनमें से अगर हम बात करें, इफ, जिसे आप एनजी इफ बोलते हैं, फिर आता है एनजी फॉर, एनजी इफ, एनजी फॉर, और उसके बाद आता है एनजी स्विच भी होता है। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ का या फिर एनजी फॉर का। ठीक है, ये डायरेक्टिव्स क्या करते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट को ऐड या रिमूव करने की एबिलिटी रखते हैं डॉम में से। ठीक है, अगर आप में डॉम के अंदर से कोई एलिमेंट डालना है, ऐड करवाना है या उसको हटाना है, तो आप उसके लिए जिस डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा डायरेक्टिव होगा सर, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। लेकिन अगर आपने एग्जिस्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर कोई स्टाइलिंग करनी है या क्लास लगानी है तो उसके लिए कौन सा डायरेक्टिव यूज करेंगे, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। सबसे कॉमन डायरेक्टिव आपके पास कौन सा होता है, वो कौन सा डायरेक्टिव जिसमें हर 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 उसका अपना खुद का टैग होता है और वो एज एचटीएमएल उसका जो है वो टेम्पलेट भी मौजूद होता है, कंपोनेंट डायरेक्टिव। तो ये बहुत कॉमन डायरेक्टिव है जो कि आप ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे हैं। दो किस्म के डायरेक्टिव रहते थे जो मैंने भी आपको पढ़ा दिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ की। सिंपल सर, इफ एल्स याद आ रहा होगा आपको, सी शार्प में भी पढ़ गया है कि अगर आपको कोई लॉजिक लिखनी है तो आप एनजी इफ वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए करते हैं, बड़ा मजेदार है। आइए यहां पर हमारे पास एक अदद मान लेते हैं, एक वेरिएबल है इज एज के नाम से। अब बाय डिफॉल्ट लड़के ने अपनी एज डाल दी 12 साल, डाल दिया। अब हम यहां पर एक ऐसा एचटीएमएल एलिमेंट बना रहे, दो दो एलिमेंट बना रहा हूं, देखिएगा। एक मैं बना रहा हूं एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल
फॉर वोट, और से देखिएगा इधर, और एक मैं बना रहा हूं नॉट एलिजिबल फॉर वोट। सुनिएगा, यहां पर अभी दोनों प्रिंट हो रहे हैं, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल दोनों प्रिंट हो रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरी इस कंडीशन के बिहाफ पे कोई एलिमेंट इनमें से ऐड हो और या फिर रिमूव हो। अगर यूजर की एज 18 साल से ज्यादा है तो वो वोट दे सकता है, और अगर नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकता। यानी एक वक्त में एक एलिमेंट दिखे, दूसरा एलिमेंट रिमूव हो जाए। तो अभी आपने देखा ना सर, उसके लिए कौन सा डायरेक्टिव यूज करते हैं? अगर आपने एचटीएमएल किसी एलिमेंट से किसी एलिमेंट को ऐड या रिमूव करना है तो कौन सा डायरेक्टिव यूज करेंगे? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज करेंगे, अभी तो बताया। तो अभी यहां पर हमने एक लॉजिक लगानी है क्या, कि यार अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है तो ये वाला पी दिखाओ, नहीं है तो ये वाला पी दिखाओ। तो दोनों पी एक साथ नहीं देखने ना, अभी तो दोनों पी एक साथ आ रहे हैं, तो हम तो कंडीशन बेस की बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा? तो इसके लिए हम जिस डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा डायरेक्टिव है? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। तो अभी हम यहां पर लॉजिक लगा रहे हैं। अच्छा, यहां पर इफ एल्स कैसे लगता है? बड़ा आसान है, सिंपल। आप लिखोगे स्टैटिक एनजी इफ, लिख दिया, एनजी इफ लिख दिया आपने, एज अ एट्रीब्यूट पास करते हैं, लिख दिया। अब आपकी वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या था? क्या नाम था? इज एज। अगर यूजर की एज 18 साल से ज्यादा है, क्या है? 18 साल से ज्यादा है तो ये वाला पी दिखाओ। सिंपल है सर, ठीक है। नहीं है तो क्या दिखाओ? ये वाला दिखाओ। तो एल्स डाल दिया, एल्स। वो इसलिए आ रही है क्योंकि मे बी ये डेप्रिशिएट, देखो डेप्रिशिएट हो चुका है, वर्जन 22 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, पहले यूज होता था लेकिन अभी भी खैर यूज होता है, आहिस्ता से आहिस्ता आहिस्ता इसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, इसका सिंटेक्स बेसिकली छोटा कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको मैं एज अ बिगिनर सिखाने के लिए बता रहा हूं कि यार आप इस तरह अभी भी यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा, इफ अगर एज 18 साल से ज्यादा हो, यानी कंडीशन ट्रू हो, तो ये वाला पी ऑटोमेटिक खुद ही चल जाएगा। एल्स, वरना। अब यहां पर प्रॉब्लम ये कि ब्रैकेट थोड़ी लगते हैं, ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगा दिए कि इसमें कंडीशन लिख दी, ऐसा कुछ नहीं होता यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो सर फिर मुझे ये वाला पी कैसे चलेगा मेरा? आखिर ये वाला पी चलाए तो चलाएं कैसे? अच्छा, तो आपके पास एंगुलर में एक कंटेनर होता है, एक इनविजिबल कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर जो एचटीएमएल में किसी भी किस्म का एलिमेंट क्रिएट ही नहीं करता। अगर मैं पी बना रहा हूं तो पी क्या है? एक एलिमेंट है, एक कंटेनर बनेगा पी के नाम से बनेगा। तो यहां पर एक ऐसा कंटेनर भी है कि अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे तो वो किसी भी किस्म का एलिमेंट, जब वो एचटीएमएल में कन्वर्ट होगा तो एचटीएमएल में कन्वर्ट होने के बाद वो किसी भी किस्म का एलिमेंट बनाएगा ही नहीं। उसका नाम होता है एनजी टेम्पलेट। आपने उसका टैग खोलना है एनजी डैश टेम्पलेट, लिख दिया आपने एनजी टेम्पलेट। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कंडीशन के एल्स पे होते हैं। तो आपने एनजी टेम्पलेट के अंदर आपने यहां पर, सॉरी टेम्पलेट की स्पेलिंग गलत है, एनजी डैश टेम्पलेट, ठीक हो गया। याद रखिएगा ये एक कंटेनर है, एक इनविजिबल रैपर, जो कि आपके पास किसी भी किस्म का एलिमेंट क्रिएट नहीं करता, ये बस एक कंटेनर है। तो मैंने क्या बोला, अगर एज 18 साल से ज्यादा है तो ये वाला पी दिखा दो, नहीं तो ये वाला पी दिखा दो जो इसके अंदर लिखा हुआ है। एल्स पे चल। हाँ, एल्स पे चल। अब प्रॉब्लम ये कि एल्स को ये कैसे पता कि यार ये वाला कंटेनर चलाना है? तो यहां पर आप इस कंटेनर को जो मर्जी दिल करे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं सर मैं, आपका जो मर्जी दिल करे। एक मिनट रुकिएगा, मैंने लास्ट टाइम एक काम किया तो था, इसका कहां गया सारा? ठीक है, ये देखिए, वो क्या कह रहा है आपसे, आप इस टेम्पलेट का, इस कंटेनर का जो नाम आप रखना चाहे अपनी मर्जी से रख दें, बाय यूजिंग हैश। हैश लिखा, क्या नाम रखूं इसका? नॉट एलिजिबल ना, इसका नाम क्या रख दूं? अगर एलिजिबल है तो ये वाला दिखाओ, नॉट एलिजिबल है तो ये वाला दिखाओ। तो नॉट एलिजिबल मैंने इस कंटेनर का नाम रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने फिर बोला कुछ भी। अगर एज 18 से ज्यादा है तो ये वाला पी चला दो, एल्स, वरना क्या चला दो? ये। तो जो नाम आपने इसका आईडी रखी है वो आप यहां पर पास कर दो, दैट सेट, हो गया काम। अब ये वाला जो कंटेनर ये कब चलेगा? जब वो एल्स की कंडीशन में होगा। एल्स की कंडीशन में किस कंटेनर को चलाएगा? नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल कंटेनर कौन सा है? दिस वन, ये चलेगा।
बात समझ में आई? और मैंने आपको फिर बताया, जब ये कंटेनर रन होगा तो पी का तो एलिमेंट बनेगा, लेकिन खुद एनजी टेम्पलेट किसी भी किस्म का कंटेनर नहीं बनाएगा डॉम के अंदर। मैं अभी आपको दिखाता हूं। अभी यहां पर एज क्या है? 12। तो कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स। फॉल्स पे क्या चलेगा? क्या लिखा हुआ आ रहा है? यानी हम एचटीएमएल एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। और अगर मैं एज को यहां पर आके क्या कर दूं, 20 कर दी मैंने, अब क्या चलेगा? एलिजिबल फॉर। बात समझ में आई सर? कितना आसान है, कोई इतना कंफ्यूजन कंफ्यूजन भरा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक और बनाते हैं। एक बच्चा है जिसकी परसेंटेज के हिसाब से हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम उसको ग्रेड्स देंगे। मल्टीपल इफ एल्स का काम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी बाय डिफॉल्ट की परसेंटेज है 20, बच्चे ने कहा मेरी परसेंटेज क्या है 20। आ जाओ बना लेते हैं। मैंने यहां पर सबसे पहले पी का टैग खोला। यार एच पी का क्यों खोलना है? कुछ भी खोल लो, H1 खोल लो, तुम्हारी मर्जी है, H2 H3 जो दिल कर रहा है वो कर लो। मैंने H4 खोल दिया। खोल दिया। मैंने क्या लिखा? पहली लॉजिक एनजी इफ स्टैरिक एनजी इफ, अगर परसेंटेज क्या है 100 से, सॉरी 90 से ज्यादा है, 90 के बराबर है या 90 से ज्यादा है, एंड इस परसेंटेज 100 से कम है, तो यहां पर ग्रेड में क्या दिखा देना? A1 ग्रेड। ठीक हो गया। इफ अगर परसेंटेज 90 से ज्यादा है, 90 के बराबर है, एंड परसेंटेज 100 से कम है, तो क्या दिखा देना? अब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पे क्या चला देना? एल्स। अब हमने एक कंटेनर और बनाना पड़ेगा, तो हमने कंटेनर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? एनजी टेम्पलेट हमने यूज किया, कर दिया। अब इसको हमने एक नाम दे देना है। नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया? क्या नाम दें? हैश ए ग्रेड, A1 ए प्लस ग्रेड। ठीक, अब हम इसका नाम दे देते हैं ए प्लस ग्रेड वाला। डन। ये तब चले, एल्स तब चलाना जब ए प्लस ग्रेड हो। कंडीशन जब फॉल्स हो, सॉरी ए प्लस नहीं लिखते इसमें, ऐसे गलत लिखा हुआ मैंने, प्लस ऐसे लिख लो। डन। ये देखिए, अगर परसेंटेज 90 से ज्यादा हो और परसेंटेज 100 से कम हो तो ये वाला चौक कोड चला देना, नहीं तो एल्स कौन सा वाला कंटेनर चला देना? दिस वन। अब इस कंटेनर में सेम कोड कॉपी किया, यहां पर पेस्ट कर दिया, यहां लिख दिया ए प्लस। अब यहां पर अपनी लॉजिक होगी, यहां पर अपनी लॉजिक होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगी सुनिएगा। अगर परसेंटेज 80 से ज्यादा हो या 80 के बराबर हो और 90 से कम हो, क्योंकि 90 ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या दिखा देना? ए प्लस ग्रेड। नहीं तो क्या दिखा देना? ए ग्रेड। अब ए ग्रेड वाला कंटेनर बनेगा, सेम कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहां पर पेस्ट कर दिया, यहां पर क्या लिख दिया? ए ग्रेड। अगर परसेंटेज 70 से कम या उसके बराबर हो और 80 से कम हो तो क्या कर देना? यहां पर ए ग्रेड दिखा देना। अब उसके बाद ए ग्रेड के बाद आता है बी ग्रेड। मैंने इसका ये नाम रख रहा हूं मैं बस, कंट्रोल सी फिर एक और कंटेनर, यहां पर इसका नाम रख दिया बी ग्रेड। अभी पूरा कोड आपको दोबारा बता देता हूं। अगर 60 से छोटा है, 60 के बराबर है और 70 से कम है तो क्या दिखा देना? बी ग्रेड। एक और बना लेते हैं, यहां पर बी यहां कर दिया सी ग्रेड। अगर आपके पास 50 से बड़ा या 50 के बराबर है और 60 से कम है तो क्या कर देना? सी ग्रेड दिखा देना। एल्स, वरना ये अब ज्यादा लंबी हो जाएगी, डायरेक्ट फेल वाला कंटेनर दिखा दो, फेल वाला। अभी फेल वाला बना लेते हैं। यहां पर एल्स डायरेक्ट बस सिंपल, इसमें कुछ भी कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट बस क्या आ जाएगा यहां पर लिखा हुआ? फेल। दोबारा सुनिएगा, अगर दोबारा आ रहा हूं, अगर सिंपल H4 हेडिंग लिखी, अगर परसेंटेज 90 से ज्यादा है या 90 के बराबर है और परसेंटेज 100 से कम है तो क्या कर देना? ये वाला A1 ग्रेड दिखा देना। नहीं तो एल्स कहां चले जाना? ए प्लस ग्रेड के कंटेनर में, यहां आया होगा, आ गया। अब यहां चेक हो रहा है, अगर इस परसेंटेज में 80 से ज्यादा या 80 के बराबर है और परसेंटेज 90 से कम है तो क्या करना? ए प्लस दिखा देना। नहीं तो कहां चले जाना? ए ग्रेड के कंटेनर में।
अब इसके कंटेनर में आ गया वो। अब दोबारा अगर परसेंटेज 70 से बराबर या 70 से ज्यादा है और 80 से कम है तो क्या दिखा देना, नहीं तो कहां चले जाना, बी ग्रेड के कंटेनर में आ जाओ। अगर परसेंटेज 60 से बराबर या 60 से ज्यादा है और 70 से कम है तो कहां चले जाना, बी ग्रेड में। और नहीं तो कहा कौन से कंटेनर में चले जाना, सी ग्रेड में। अगर परसेंटेज 50 से बराबर या ज्यादा है और परसेंटेज 60 से कम है तो क्या दिखा देना, सी ग्रेड। नहीं तो कौन से कंटेनर में चले जाना, फेल में। और आखिर जब फेल के कंटेनर में आएगा तो आखिर में क्या लिखा हुआ दिख जाएगा, फेल। अभी उसकी परसेंटेज कितनी है, 20। कहां लाए करती है इनमें से, फेल में। आओ देखते क्या आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, फेल। आओ चेक करते हैं आगे। मैंने क्या बोला, इसकी परसेंटेज 40, क्या कहां लाए कर रहा है, फेल, स्टिल फेल आ रहा है, आ गया। 50 के अंदर कहां लाए कर रहा है, सी ग्रेड, देखो सी ग्रेड आ गया। 65 कहां लाए कर रहा है, हाँ, डी, बी ग्रेड में आ गया सर। अब देखो 95 कहां लाए कर रहा है, 96 कहां लाए कर रहा है, ए वन में, ए वन ग्रेड आ गया। देखा आपने, तो कितनी आसानी से आप मल्टीपल कंडीशन भी बना सकते हो, किसी एलिमेंट को हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो बाय यूजिंग विच एलिमेंट, विच डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में से एनजी इफ डायरेक्टिव। अब हमारे पास एनजी, इसका एक और डायरेक्टिव है, इसका एक और डायरेक्टिव है जिसका नाम है एनजी फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने नाम को, आई रिपीट माई वर्ड्स, ये मेरा नाम है, एग्जाम्पल मैं आपको यहां दिखा दूं, ये देखिए। एग्जाम्पल यू ले लेते हैं कि, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास यहां पर इज स्टूडेंट डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना हुआ है, इज स्टूडेंट डेटा। और ये पूरा एक एरे है, मान लो एक एरे है, मान के लो है, जिसमें 3-4 नाम है, असद कौमा अली कौमा एबीसी कौमा 1 2 3, ये काफी सारे नाम्स लिखे हुए हैं। अब मुझे ना ये सारे नामों को, क्योंकि एरे में लिखे हुए हैं, तो मुझे इस नामों को यहां पर प्रिंट करना है, यहां पर इस H3 के अंदर सारे नामों को प्रिंट करना है जो जो वहां पर एरे के अंदर डले हुए हैं। तो आपको पता है हम किसके जरिए प्रिंट करते हैं, जब एक काम है बार बार करना तो क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। यानी अगर आपने रिपीटेशन वाला काम करना है तो आप उसके लिए जो डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एनजी फॉर। तो एनजी फॉर कैसे यूज होता है, बड़ा आसान है, देखो स्टैरिक एनजी फॉर, ये लूप चलाया आपने, बड़ा आसान। आपका सारा डेटा किसमें स्टोर था, अभी यहां पर किस वेरिएबल में था, ए स्टूडेंट डेटा, आपने यहां पर पास किया। अब आपने क्या बोला, इस स्टूडेंट डेटा से सारा डेटा निकालो, ऑफ का कीवर्ड यूज किया। अब ये सारा डेटा जो भी निकलना है उसको आप एक वेरिएबल में सेव कर लो। तो मैंने बोला वेरिएबल STU, मैंने क्या बोला, इस स्टूडेंट डेटा से सारा डेटा निकालो और किसमें डाल दो, STU के अंदर, ऐसे ही हुआ है। और यहां पर प्रिंट कर दो, सारा डेटा भी किसमें पड़ा हुआ होगा, STU के अंदर। ये वार कीवर्ड क्यों नहीं यूज करने दे रहा, लेट का कीवर्ड यूज होगा यहां पर, ठीक है। वेरिएबल को आप लेट के साथ डिफाइन करेंगे। सिंपल मैंने क्या लिखा, इस स्टूडेंट डेटा में जो डेटा है वो निकालो और किसमें डाल दो, और STU को यहां प्रिंट कर दो। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आया। डन सर, समझ में आया, कोई मुश्किल नहीं, क्लियर है। आपने अगर देखिए HTML एलिमेंट में कोई, अच्छा अब ये मैं एलिमेंट क्या कर रहा हूं, यहां पर स्ट्रक्चर डायरेक्टिव कैसे अप्लाई हो रहा है बताओ, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव यहां पर कैसे अप्लाई हो रहा है, मैं कर क्या रहा हूं, कोशिश करो क्या कर रहा हूं भाई। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव डेफिनेशन क्या करती है, ऐड करता हूं या रिमूव करता हूं। यहां पर तो समझ में आ रहा था कोई एलिमेंट ऐड हो रहा था या रिमूव हो रहा था, यहां क्या हो रहा है, सर एलिमेंट ऐड हो रहा है। हमारे पास कितने, यहां पर H3 कितने बने हुए हैं, एक, कितने एलिमेंट्स बने हुए हैं, 4। यहां से डेटा उठा रहा है और 4 एलिमेंट बना रहा है, तो एलिमेंट ऐड तो कर रहा है। आओ चेक कर लो, कंट्रोल यू करो, ये देखो, सॉरी राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ये खोल लो HTML इसकी, ये देखो कितने कितने H3 बने हुए, 4 बने हुए सर, एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो देखा आपने, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एनजी4। तो अगर आप इसकी सोचो, टीचर एक अटेंडेंस रजिस्टर पढ़ती है, हर स्टूडेंट का नाम एक बार बुलाया जाता है, एनजी4 वही काम करता है, लिस्ट के हर आइटम के लिए एक कॉपी बनाता है। तो ये था सिंपल आपके पास सर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।
तो यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनजी इफ आप किस लिए यूज करते हो? कंडीशन बनाने के लिए। एनजी फॉर आप कब यूज करते हो? लूप्स और एनजी क्लास का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें कोई सीएसएस क्लास ऐड करनी हो। एनजी स्टाइल का कब इस्तेमाल होता है? इनलाइन स्टाइलिंग, डायनेमिक इनलाइन स्टाइलिंग करनी हो। एनजी मॉडल का कब इस्तेमाल होता है? जब आपको टू वे बाइंडिंग यानी इनपुट बाइंडिंग करनी हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मुझसे कि डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। जी, कोई डायरेक्टिव जिसमें आपको समझ में ना आया हो? हाँ बिल्कुल, इसलिए क्योंकि आप उसको एक पहचान दोगे ना, एक आईडी दोगे। और फायदा क्या हुआ पता है? इसका फायदा ये है कि ये देखो, और से इधर देखो, यहाँ कहीं पर ये कंटेनर बना हुआ तुम्हें दिख रहा है? ये देखो H4 बना हुआ आ रहा है, ये देखो यहाँ पर देखो लिख रहा है, लेकिन कहीं एलिमेंट बना दिख रहा है। तो यानी ये एनजी टेम्पलेट एक इनविजिबल रैपर है जो कि डॉम में किसी भी एलिमेंट को क्रिएट करता ही नहीं है। बस समझ ले खाली कंटेनर ही है जो कि विजिबल भी नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सी टाइप में क्या क्या टाइप्स आती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फर्दर मजीद किसी और वीडियो के साथ। तक के लिए इजाजत दीजिए।